हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद यही है कि आपके पास हर इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, कहीं कोई रोक ना हो, क्योंकि आपको सब कुछ जानने का हक है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं फिरोज बीथी बोरवाला साहब, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और 2011-12 में गाजा कॉन्वॉय टू गाजा और कॉन्वॉय टू जेरूसलम, ये दो तीन बड़े प्रोग्राम थे। उसके अलावा भी मुसलसल वो फिलिस्तीन के कॉज को प्रमोट करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी वो जा चुके हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। आखिरी मॉस्को में थी, जहां से हमने आपकी बात कराई थी, मॉस्को से भी। आज फिरोज मीथी बोरवाला साहब से जो कुछ हमें डिस्कस करना है वो ये कि बेरूत में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पेजर्स और उसके बाद हाथ में रखने वाले जिनको कहा जाता है वॉकी टॉकी, वो बिल्कुल प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए आमतौर पर यूज किया जाता है, वो भी फटे। उसके अलावा कुछ मोबाइलों में भी धमाके हुए, उसके अलावा कुछ टैब्स में भी धमाके हुए। जो तफसीलात लेबनान से आ रही हैं वो ये हैं। इसके बाद क्या सूरत हाल बनने वाली है, क्या मकसद था ये सब करने का, क्या बड़ी कोई जंग होनी है, किस तरफ जा रही है ये जंग, इस पर हम बात करेंगे। फिरोज मीथी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये बैरूत में लेबनान की तरफ जंग ना बढ़े, अमेरिका ऑफिशियली ये कहता है इजराइल से कि ऐसा मत करना, ये दायरा बहुत बढ़ जाएगा, और शायद ये भी समझाने की कोशिश करता है अमेरिका इजराइल को। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया में कुछ कहा जाता है, अंदर बंद कमरों में कुछ और कहा जाता है, ये शक मुसलसल है। तो उसने कहा हुआ है इजराइल से कि लेबनान के खिलाफ जंग ना छेड़ो, नहीं तो हालात खराब होंगे। अभी ऐसा हमला जिसमें तकरीबन एक साथ 4,000 लोगों को मारने का प्लान था, जिसमें अब भी तकरीबन 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके और 1,000 से ऊपर लोग जख्मी हैं। आप इसको जंग को कौन सा फेज समझ रहे हैं, क्या कुछ है इस वक्त? इसमें वी वर ऑल टेकन बाय शॉक जिस दिन ये पूरा अटैक हुआ। ये नई किस्म का एक अटैक हुआ है। पहले भी आई थिंक एक छोटे लेवल पे इन्होंने ये सब किस्म के अटैक्स किए हैं, मगर इस बार ये मास अटैक था, इसलिए हम लोग बहुत चौंक गए थे कि पेजर ही फटने लगे। मगर मेरा ये भी मानना है कि ये इनका जो प्लान था, ये उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर ली। ये उनका ये प्लान था कि जब बड़ा इन्वेजन करेंगे, जब टैंक लेकर और हजारों सैनिकों को लेकर वो इन्वेट करेंगे, जैसे 2006 में किया था, वो टाइम पे वो लोग ये पेजर्स का अटैक करते। तो दो कारण हैं मेरे हिसाब से जिसके कारण ये टाइमिंग थी। एक है कि ये भी एक बात आई है कि कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के एक दो लोग को कुछ पता चला था कि इस किस्म का इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने उनके सिस्टम में कर लिया है, तो इसराइल को ये प्लान फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। मेरा और एक कारण मानना है, क्योंकि जस्ट जब इस किस्म की घटना होती है तो और कोई बड़ी न्यूज़ छिपाने की भी बात होती है। तो यूनाइटेड नेशंस की जो वोटिंग हुई, जिसने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो 1 साल का समय दिया था, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ इसराइल को वहाँ से पूरा विड्रॉ करना चाहिए, गाज़ा वेस्ट बैंक से सेटलमेंट्स को पूरा निकालना चाहिए, और 2 राष्ट्र का जो बात यूनाइटेड नेशन ने बार-बार की है, जिसमें ज़्यादा करके देशों की सबकी सहमति है। हमास की भी ये है, इस्माइल हानी की भी थी, याह्या सिन्वार की भी थी, कि हम लोग 2 राष्ट्र बनाएँ, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो रूलिंग था, आज वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसको स्वीकार किया है, और उसमें इज़राइल और अमेरिका टोटली आइसोलेटेड थे। आई थिंक चेक रिपब्लिक, हंगरी, ऐसे कोई 2-4 कुछ छोटे देश है जिन्होंने, 13 ऐसे देश है जिन्होंने, मगर बाकी के दुनिया के जो बड़े देश है और जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इन्होंने इसको पैलेस्टाइन के पक्ष में किया है। इंडिया ने एब्सटेन किया, विच इज बैड न्यूज, मगर वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है जो हम लोग की संघर्ष चलेगी हमारे सरकार के को लेकर।
एक ये बात थी। फिर आते हम लोग बेरूट की तरफ, कि जिस दिन ये हादसा हुआ, हम जैसे सब साथी शौक थे, मैंने तुरंत मैंने एसएमएस भेजा था मेरे 25 एक दोस्तों को बेरूट में कि भाई आप ठीक हो के नहीं हो? तो वो तो सब ठीक ही थे। बाद में अगले दिन भी उससे बड़ा हमला हुआ। वो एक अलग किस्म का हमला, वॉकी-टॉकी और गाड़ी के रेडियो और क्या-क्या नहीं ब्लास्ट होने लगे। तो इट वाज़ वेरी वरिंग मैटर, क्योंकि उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखा कि अभी दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। नोबडी इज़ सेफ एनीमोर। ओके? और आज की एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ने अभी जो बड़े अपने ऑर्डर दे रहे हैं, वो पूरे चाइना को दे रहे हैं। क्योंकि ना आईफ़ोन आपका भरोसा का है, ना आपका एप्पल भरोसा का है, ना उनके कंप्यूटर्स भरोसे के हैं, ना उनके टीवी, ना उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक मैकेनिक से चलता है, वो सबको आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी उड़ा सकते हैं। ठीक है? तो पूरा वेस्टर्न वेस्टर्न जो ये सब गैजेट्स हैं उनके, और इंक्लूडिंग ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये सब पे हमको बॉयकॉट हमारा लाना होगा। ओके? और क्योंकि आज की ये रियलिटी है कि दुनिया की जो 70 एडवांस टेक्नोलॉजीज है, उसमें से 60 तो चाइना के पास है। 20 साल पूरा उल्टा था और 20 साल के बाद पूरा मामला कहानी और कुछ हो गया है। तो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है आज ब्रिक्स कंट्रीज के पास है, चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, और रशिया तो है ही। तो आई थिंक पूरी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन और उसको खरीदने वाले लोग, वो अभी वेस्ट को छोड़कर पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट होने वाला है। मतलब इज़राइल और अमेरिका ने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी गलती की है, ये पूरा करके। उन पे वैसे भी भरोसा कम होते जा रहा था, और इसके बाद तो भरोसा नाम की चीज़ बची नहीं। ओके? तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अगर ये जिस तरह से अब तक इजराइल बायकॉट की बात हो रही थी, उसी से परेशान थे। पिछले दिनों ऐसी वीडियो आई कि अपने ही पैकेज बदल बदल करके बेचने का सिलसिला इजराइल ने शुरू किया था। अगर ये गैजेट्स वेस्टर्न बिकने बंद हो गए तो इनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और शायद ये करना भी जरूरी है, क्योंकि हर आदमी को अपनी जिंदगी से तो सबसे ज्यादा प्यार होना ही चाहिए बचाने के लिए। अच्छा, मैं अब जो मैं समझना चाह रहा हूं वो ये कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने जंग डिक्लेयर कर दी है। आपने एक साथ 4000 लोगों को मारने का प्लान आपका था कम से कम, और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और बहुत ही मजबूती से करेंगे। वो करेंगे जितना आप सोच सकते हो, और वहां तक करेंगे जहां तक आप नहीं सोच सकते। ये इस किस्म की बात उन्होंने कही है। उधर ईरान की तरफ से भी इस किस्म की धमकी है कि लेबनान के खिलाफ जो हुआ है, खास तौर पे ईरान के एम्बेसडर भी जख्मी हुए हैं उसमें। तो वो भी कहते हैं कि हमारा भी एक तरह से जवाबी कार्रवाई का पूरा क्लेम है, हक है। आपको क्या लगता है कि आगे किस तरफ बढ़ेगा ये? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ कार्रवाई और भी बढ़ेगी। एक्चुअली जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसने एक बहुत ही प्लान तरीके से ये एक-एक स्टेप अपग्रेड होते गया है। इज़राइल चाहता है कि कल के कल ही बड़ी जंग हो जाए, ताकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब आ जाए। मगर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत चालाकी से अपना एक-एक कदम प्लान कर रहा है। क्योंकि हमारे बेरूट के दोस्त मुझे वही बोलते हैं कि जो गाज़ा का रेजिस्टेंस है, वो तैयार है लंबी जंग के लिए। आप ज़रा भी उनको कमज़ोर मत समझिएगा। इज़राइल के बड़े-बड़े जनरल्स ने बोल दिया कि हम लोग कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाए। ओके? आज भी हम लोग ने एक शहर को छोड़ दिया, समझते हो कि उन्होंने उसको कब्जा कर लिया, उनको खत्म कर लिया। 15 मिनट के बाद पता चलता है कि हमास के लोगों ने जाके उसको वापस कब्जा कर लिया है। तो ये रियलिटी है पूरे गाज़ा की, कि लगभग 1 साल अभी होने को आ रहा है 7 अक्टूबर को। 1 साल के बाद भी जो इज़राइल अपने आप को दुनिया की सेकंड या थर्ड बड़ी आर्मी और पावरफुल आर्मी मानती थी, वो एक छोटे से टुकड़े को, गाज़ा 35 बाय 12 किलोमीटर एक विधानसभा, लोकसभा का साइज़ का एक क्षेत्र है, उसमें आज तक वो रेजिस्टेंस को हरा नहीं पाए। कत्लेआम बड़े पैमाने पे किया है, मगर हरा नहीं पाए। तो उनको जो गुस्सा है कि नॉर्दर्न पार्ट जो है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपना एक काम किया है कि नॉर्दर्न इज़राइल को खाली कर दिया है। जितने सेटलर है 5 लाख लोग तो वहाँ से गायब हो चुके हैं। तो अभी नेतन्याहू को बताना पड़ रहा है कि भाई मैं वापस लूँगा वो जगह को और हमारे लोग को वापस बसाऊँगा। हिजबुल्लाह ने बोला है कि वो तो कतई नहीं होने वाला, जब तक आप गाज़ा को नहीं बॉम्बिंग नहीं बंद करते, वॉर नहीं बंद करते, तो हमारा तो एक कार्रवाई चलती रहेगी। तो और हसन नसरत ने और एक बात भी बोली है कि आपके टैंक्स के लिए हम लोग की तैयारी है, आप आइए, हमको इन्वाइट कीजिए, फिर देखो क्या-क्या होता है। तो अगर वो गए नॉर्दर्न इज़राइल में, नॉर्दर्न इज़राइल और लेबनान में, अगर वो उन्होंने रादर नॉर्दर्न पैलेस्टाइन और बाद में लेबनान में गए, तो जैसे वो दलदल में फँस चुके गाज़ा में, जो जिनके पास
आई थिंक 5% ही ताकत है हिजबुल्लाह की। तो लेबनान में जाकर तो ये लोग 2006 में जब हार गए बॉर्डर के ऊपर, तो इस बार तो और भी बुरे हाल होने वाले हैं। और उससे के साथ इम्पोर्टेंट बात ये कि यमन ने जो हूतियों ने जो एक मिसाइल छोड़ी थी, वो मिसाइल ने टेल अवीव के अंदर एक गैस प्लांट को उड़ा दिया था। और एक रिपोर्ट आई कि हूतियों की सेना भी अभी सीरिया पहुंचे, कुछ सोल्जर्स उनके पहुंचे। अभी कितने हैं तो वो तो अंदाजा नहीं है, मगर एक बिल्डअप जरूर हो रहा है, जहाँ ईरान, इराकी, यमनी, सीरियन, पैलेस्टीनियन, लेबनीज और पता नहीं और कौन कौन से देश के होंगे। ये सब जो ग्रुप्स है, ये अलग अलग देशों के जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स है, वो सब अभी बॉर्डरिंग स्टेट्स में जमा हो रहे, खास करके सीरिया और लेबनान में। अच्छा, हूथियों की तरफ से जो ये नया मूवमेंट है, उन्होंने ये कहा कि हमारी जमीनी फौज जाने के लिए तैयार है। ये भी कहा कि हम हजारों ट्रेंड लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए लेबनान भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक बात अलग से ये भी कही कि हम इजराइल के खिलाफ जमीनी फौज भेजेंगे, जिसके बारे में कुछ लोगों ने मैंने बेरूत से बात की, तो वहां से ये कहा कि हो सकता है कि गोलान हाइट्स, चूंकि टेक्निकली सीरिया का हिस्सा है वो और कब्जे में इजराइल के है, तो उस रास्ते से ये फौज जा सकती है। तो ये अगर इस हद तक बात बढ़ती है तो इजराइल जो चाह रहा है, जो नेतन्याहू चाह रहा है कि जंग का दायरा बढ़े, तो इजराइल कामयाब हो जाएगा अपने दायरा बढ़ाने में। टैक्टिकली क्या कुछ हो सकता है, क्या मुमकिन है? देखो, नेतन्याहू का जो भी प्लान है, वो प्लान बैकफायर हो रहा है। उसने हमास के लिए एक जाल बिछा दिया था 7 अक्टूबर को, वो एक ट्रैप बिछा दिया था। नेतन्याहू दलदल में खुद फंस चुका है। उसको नहीं लगा था कि 3 महीने के आगे, 6 महीने के आगे ये जंग चलेगी, वो अपने प्रिजनर्स को निकाल आ पाएगा, बड़ा हीरो बन जाएगा और वापस इजराइल पे राज करेगा। लगातार ये हो रहा है कि लाखों लोग सड़कों पे है कि हमारे जो परिवार के लोग बंद है उनको तुम छोड़ो, तुम सत्ता में रहना चाहते हो इसलिए ये तुम कर नहीं रहे हो। ठीक है, ये पोजीशन है। और दूसरी बात है कि मैं तो मानता हूँ कि ये जंग फैलेगी, उसके बाद पैलेस्टाइन आजाद नहीं होने वाला, क्योंकि गाजा में जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो अकेले अपने आप को डिफेंड तो कर पाएगा, मतलब इजराइल को फंसा के रखेगा वो, मगर इजराइल को हराने की जब बात आती है तो और भी फोर्सेस लगने वाले हैं। वो टाइम पे फ्रांस भी आ जाए, ब्रिटेन भी आ जाए, अमेरिका भी आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो छोटी मोटी लड़ाई के बाद भाग भी जाएंगे। ओके, मगर आई थिंक ये एक स्केल्ड, एक ग्रेडेड एस्केलेशन एक्सेस ऑफ, जैसे नेतन्याहू का अपना कैलकुलेशन है, वैसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का भी अपना कैलकुलेशन है कि कब कौन से टाइम पे वो इस लड़ाई को और भी उठाएंगे। और मेरा मानना है कि क्योंकि आज चीन और रूस भी साथ में खड़ा है, दुनिया के मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी कंट्रीज आज पैलेस्टाइन के साथ खड़े, रेजिस्टेंस के साथ खड़े, ईरान और ये पूरे एक्सेस के साथ। तो आई थिंक वो भी टाइम आएगा कि खुद, मतलब मान लो कि इजराइल चला गया लेबनान में, तो नेतन्याहू, नसरल्लाह जी ने 2006 में बोला था कि अगली जंग जब होगी तो हम जाके उनके जमीन को हम लोग कब्जा करेंगे। फिलिस्तीन के जो इलाके हैं हम जाके वो कब्जा करेंगे। वो टाइम भी आ रहा है। मतलब 1 साल के बाद अगर नेतन्याहू अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को नहीं बचा पा रहा है, नॉर्दर्न इलाके को, साउथ में सेटलर्स वहां से भाग चुके हैं, पूरी आबादी की कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल ये टेल अवीव वाला वे में हो चुका है, तो ये आर्मी का मतलब क्या है? एयर अटैक्स ही कर पा रहे, जमीनी लड़ाई में तुम लोग जानते कितने वीक है, बच्चों को मार रहे, बलात्कार कर रहे, मतलब इतने किस्म के जाहिल किस्म के ये बारबेरियन ये आर्मी है कि इसका कोई देयर इज नो अदर इक्विवेलेंट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। अच्छा, फिरोज मिर्ची बोरवाला साहब, आप ये बताइए कि कई ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं अमरीकी मीडिया में भी और इजरायली मीडिया में भी कि खुद इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने कुछ शेल कंपनियां बनाई थी और उसके जरिए, और बल्कि एक अभी ताजा खबर एक आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है कि ये सिर्फ एजेंसियों ने उसको करप्ट ही नहीं किया बल्कि इन्होंने ही बनाए थे ये। यानी इस हद तक रिपोर्ट आ गई कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ही ये बनाए थे, जो पेजर्स वहां पर गए, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस गए। और एक खबर ये भी आई कि 15 साल से इस पर काम हो रहा था, ये भी एक रिपोर्ट आ गई है। तो आपको मतलब क्या लगता है कि क्या पूरी दुनिया, जिस जिस मुल्क से भी इन लोगों का लेन देन, कारोबार, जो भी कुछ है, क्या ये बिल्कुल सारे ही मुल्क खतरे में हैं एक तरफ से? क्या
जब चाहेंगे ट्रिगर कर देंगे, जिस मुल्क में जिसे चाहेंगे अटैक कर देंगे वहीं से बैठे बैठे। क्या हम वो दौर देखने वाले हैं क्या? नहीं, वो दौर नहीं देखेंगे, क्योंकि दुनिया पिछले 1 साल के अंदर बहुत जागरूक हो गई है। एक बहुत बड़ा अवेकनिंग हुआ है पूरी दुनिया में, यहूदी कट्टरवाद के बारे में, ज़ायनिज़्म के बारे में। ये कि उनका एक दुनिया का इनका एजेंडा ये है दुनिया पे राज करना। और उनका बोलना है कि क्योंकि हम सभी बैंक्स पे हमारा ही राज है, तो हम तो बैंक उस डेट के जो कर्जा आप लोग रहते हो, तो आप तो हमारे स्लेव ही हो, ठीक है? तो अभी एक फाइट बैक दुनिया भर में चालू हो गई है इनके जूइश ज़ायनिस्ट राज के खिलाफ। और वो जो कबॉल्स है फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में, जो उनके एलाइज़ है, ये सबके खिलाफ एक बड़ी जंग अभी शुरू हो गई है। मैं वो सोशल मीडिया पर उस किस्म के डिबेट्स देख रहा हूँ जो मैंने कभी देखे नहीं है। उनके खिलाफ लगातार लोग लिखे, खुलकर लिख रहे हैं। उनके पुराने जो साजिशें थी, जिस पे बातचीत नहीं हो पाती थी, वो सब पे बातचीत हो रही है। मतलब जो कोलैप्स एक स्टेट के कोलैप्स के पहले उसके एक आइडियोलॉजिकल बेसिस का कोलैप्स होता है, ठीक है? साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड टूटा, तो पहले अपार्थाइड अपार्थाइड क्या पूरी आइडियोलॉजी वो टूटने लगी, बाद में स्टेट टूटा। वैसे ही इज़राइल दोनों स्तर पे टूट रहा है। आइडियोलॉजिकल बेसिस पे तो वो कमज़ोर हो ही रहा था इतने सालों से, और 1 साल से बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है। और मिलिट्री रूप से भी वो पिछले 20 साल से कमज़ोर हो रहा था, और अभी तो वो भी फ़ास्ट फॉरवर्ड हो गया। तो दोनों तरीके से वो उन गिरावट, उनका फ़ॉल चालू हो गया। मगर उसके साथ आपकी बात सही है कि मान लो कि जो मोदी सरकार है, उनका टाइप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उनके साथ भी ऐसे सलूक हो सकते हैं क्या? दुनिया में कोई कार्यकर्ता, कोई ह्यूमन राइट्स लॉयर, कोई पत्रकार, जो भी कोई साम्राज्यवाद के खिलाफ बात कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो कोई भी सेफ नहीं है, ये पूरी जो उनकी व्यवस्था है। That is also- इजराइल से वो स्पाईवेयर भी लिया गया था, हमारे यहाँ भी आया था, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार ही को देते हैं, इजराइल ने ये कहा था। हमारे यहाँ के बहुत से पत्रकार, हमारे बिल्कुल आसपास पत्रकार हैं, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राहुल गांधी, ये इन सबके एक तरह से सर्विलेंस वो उन कंपनियों के जरिए कराए जाने की इंफॉर्मेशन थी, जिस पे आज तक भी मोदी सरकार ने कोई सेटिस्फैक्टरी पोजीशन नहीं रखी, जिस पर इत्मीनान हो सके, जिस पर भरोसा किया जा सके। तो क्या हम हमारे यहाँ भी वो खतरे बढ़ सकते हैं जो हमने लेबनान में देखा, जो इजराइल के मुखालिफ हैं, जो ज़ायनिज़्म के खिलाफ हैं, जो कैपिटलिज्म, जो इंपीरियलिज्म है अमेरिका का, तो क्या ये लोग सब खतरे में हैं? और मैं एक चीज और समझना चाहता हूं, आप अभी मॉस्को में थे, आपकी मुलाकातें जरूर काफी ऐसे लोगों से जरूर हुई होंगी जो सोचते समझते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है। वहां आपको जाकर के क्या कोई ऐसा महसूस हुआ कि उतनी बड़ी बदमाशी और साजिशें जहां दूसरी तरफ होती हैं, क्या दूसरी तरफ इधर भी कुछ तैयारियां अच्छी हैं क्या? वो तैयारी तो रशिया ने की है, और रशिया में भी बहुत गुस्सा है इजराइल लॉबी के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन को उन्होंने एक सेकंड इजराइल बनाने की घोषणा तो ज़ेलेंस्की ने कर ही दी थी। और ये भी एक खबर है, ग्रैबा ने ये भी बोला था कि ये हमारा दूसरा, मतलब ओरिजिनल घर तो वही है जहाँ से हम लोग आए थे। तो उन्होंने यूक्रेन को भी कब्जा करने का पूरा प्लान बना लिया ही है, और आज यूक्रेन ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी कंपनीज के हवाले पूरा बिक भी चुका है। उनका जो रूलिंग एलीट है हाईली करप्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा गए जंग में। उसमें रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस काफी मारे गए, ये पूरे जंग में दोनों साइड पे। ज्यादा करके तो यूक्रेन के ही मरे, वहाँ कुछ लोग बिलियनर्स बन गए, बाकी के लोग तो सड़कों पे आ गए हैं। ये हाल हो चुका है। तो आई थिंक रशिया तो बहुत क्लैरिटी है, रशिया और ईरान का जो पूरा अलायंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन भी खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो 2015 से हुआ था। बट आई थिंक जो इंटरेस्टिंग बात है कि 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि वेस्ट पे जरा भी उनको भरोसा नहीं है। वेस्ट में भी रहने वाले लोग बोलते हैं कि हम एप्पल आईफोन छोड़कर अभी चाइना का ही लेंगे, हुआई वगैरह इंस्ट्रूमेंट लेंगे। टेक्नोलॉजी वाइज भी चाइना के इंस्ट्रूमेंट इनसे ज़्यादा एडवांस ही है। तो आई थिंक बीडीएस का जो मेहनत चल रहा था, इजराइल ने वो बीडीएस का काम को आसान कर दिया। बॉयकॉट, डाइवर्सन, सैंक्शंस को काम को इजराइल और अमेरिका ने भी बहुत आसान कर दिया लोगों को, उनको बॉयकॉट, क्योंकि अभी तो सबके मोबाइल फोन तक, अपने पॉकेट, अपने घर तक बात आ गई है कि ये कुछ भी कर सकते हैं।
तो यानी लोग अपनी जान बचाने के लिए तो जाहिर है बायकॉट करेंगे ही, अपने आप को सेफ और सिक्योर करने के लिए। अच्छा, जो कुछ लेबनान की तरफ से जिस किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने एक 8200 यूनिट जो उनकी खुफिया मिलिट्री यूनिट है उसको काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा हूथियों ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार, और ईरान के प्रेसिडेंट ने उस पर एक बयान दिया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ये इन्होंने अपने आप बनाए हैं और ऐसा हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो हमारे पास भी नहीं है। ईरान ने इस हद तक कहा कि हमारे पास भी नहीं है और हूथियों के पास है। तो ये हूथियों की तरफ से इतना आगे बढ़ना, लंबी जंग की तैयारी का ऐलान करना, याह्या सिनवर ने भी 2-3 दिन पहले जो पैगामात दिए हैं हूथी अंसारुल्लाह को और हिजबुल्लाह को, उसमें उनका शुक्रिया अदा करते हुए वो कह रहे हैं कि हमने हमारा लंबी जंग के लिए तैयारी पूरी है। तो ये लंबी जंग के लिए क्या इजराइल रेजिस्ट कर पाएगा? ये कहां चल पाएगा? इजराइल लंबी जंग का घोड़ा है नहीं। इजराइल शॉक एंड ऑ 2-3 महीना बॉम्बिंग कर दी, खत्म हो गया मामला, ये टाइप का, ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। और इजराइल के जनरल्स भी लगातार बोल रहे हैं, उनकी मीडिया में बहुत इंटरेस्टिंग चीज छपती है कि हम लोग इतना लॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी कोशिश है कि ईरान को उकसाना, हिजबुल्लाह को उकसाना, ताकि ये लोग वार करे और बाद में ईरान के खिलाफ अमेरिका को इजराइल जंग में लाए। वो उसकी पूरी रणनीति है। मगर आई थिंक हम एक्सेस रेजिस्टेंस वार बहुत कर रहा है, मगर इजराइल को मौका नहीं दे रहा है कि इसको भी जंग का फॉर्म दे दे कि ईरान के अमेरिका की एंट्री वगैरह हो जाए। तो बहुत ही कैलिब्रेटेड प्लान तरीके से एक्सेस रेजिस्टेंस इजराइल को काउंटर करते जा रहा है, क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी ठप होती जा रही है, कंपनी बंद होती जा रही है, इजराइल से लोग ज्यादा भाग रहे हैं। तो ये जितना ये लंग जंबा चलेगा उससे इजराइल नुकसान ही नुकसान सहने वाला है। अच्छा, अभी पिछले दिनों भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सऊदी अरब गए थे, जहां जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। उसमें क्या कुछ जो कुछ मीडिया में आया वो तो हमने सुन लिया, सुना भी दिया, लोगों तक बता दिया। आपका क्या अंदाजा है कि क्या कुछ हुआ होगा? क्योंकि वो सारे अरब मुल्क भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सपोर्ट कर रहे हैं, माल पहुंच रहा है यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते से, और इधर भारत भी इजराइल का ही एलाई है। ये ईमानदार मीडिएटर कैसे हो सकता है जब ये खुद भी हथियार बेच रहे हैं, तकरीबन जिस तरह से अमेरिका हथियार इजराइल को दे रहा है? तो आपको क्या लगता है, भारत का रोल आने वाले टाइम में कुछ बढ़ेगा, या खुद हमास या हिजबुल्लाह इन पर भरोसा करेंगे? आई थिंक इंडिया का रोल घटते जा रहा है, खास करके वो जब एब्सटेन कर रहा है, जब पूरी दुनिया के नॉन अलाइंग मूवमेंट के जितने देश है वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं और मोदी जी की सरकार एब्सटेन करती है एक साल के अंदर एक पैलेस्टाइन स्टेट बनना चाहिए, तो ग्लोबल साउथ में हमारा रोल कम होते जा रहा है। ओके, दूसरा कि मोदी जी की जो एंटी मुस्लिम पूरी गतिविधियां रही है, इसलिए मॉरिशस, मालदीव्स, यहाँ तक के बांग्लादेश में उसका असर हुआ है। तो वी आर आइसोलेटिंग आवरसेल्व्स। हम लोग अमेरिका इजराइल लॉबी के 10वें 5वें नंबर के देश बनने का प्लान चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा है कि आई थिंक आज क्वाड्रिलेटरल की मीटिंग अमेरिका में मोदी आजकल में जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं, मतलब जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वाली जो क्वाड बनी है। तो हमको क्वाड में भी रहना है, ब्रिक्स में भी रहना है, G20 का बवाला भी करना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी जाना है। तो एक लाइन हमको तय करनी पड़ेगी कि हम लोग किसके साथ एक्चुअली खड़े हैं, वरना दोनों साइड हम पे भरोसा नहीं करेंगे। और अभी भी लग रहा है कि इंडिया और रशिया वाला जो तालमेल चल रहा है वो अच्छी बात है जो मोदी जी कर रहे हैं, मगर इजराइल के साथ जो हो रहा है कि हम लोग हथियार भी बेच रहे हैं उनको, जिसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे प्रशांत भूषण जी को लेकर, तो वो तो क्लियर कट है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब रूलिंग दे दिया है कि ये जेनोसाइड वाला मैटर है, प्रोसिबल जेनोसाइड है, और उसमें से जो भी कंट्री उनको मदद करेंगे दे विल बी कंप्लिसिट इन दी वॉर क्राइम्स, ये जब इतना क्लियर कट आ रहा है, तभी हम लोग जो कर रहे हैं ना वो पूरा का पूरा हमारा इंटरनेशनल जो वॉर क्राइम्स का कानून है उसका उल्लंघन करते हैं, जिसका हम पे बहुत भारी असर। मगर पॉलिटिकली हम अपने आप को थर्ड वर्ल्ड साउथ का जो ग्लोबल साउथ जिसको बोला जाता है, उसमें हम अपने आप को और आइसोलेट कर रहे हैं। उसमें हम कमजोर हो रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपके बहुत ही मसरूफ टाइम में से हमने टाइम लिया है आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये असल में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है इस वक्त जंग का कि उस पर बात करनी जरूरी थी, क्योंकि आप मुसलसल
वहां पर भी नजर रखे हुए हैं और दुनिया भर के और मीडिया और सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए हैं। ये आपने बताया कि यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई इजराइल के खिलाफ, उसको दबाने की कोशिश थी, या ये कि भारत जो है वो अपनी पोजीशन कमजोर कर रहा है ग्लोबल साउथ में, और जो कुछ ईरान और हिजबुल्लाह कह रहा है वो बहरहाल बहुत ही एहतियात से भी चल रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि जंग किस तरफ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस मसरूफ शेड्यूल में से हमने आपका टाइम लिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।